सोचिए, सिर्फ एक बयान और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आ गईं। आज हम इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। और वो बयान था ये, सनाई ताकाईची का ये एक जुमला, सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये तो एक चिंगारी थी जिसने दशकों से सुलग रही आग को जोरदार हवा दे दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक लाइन में ऐसा भी क्या था कि इतना बड़ा डिप्लोमैटिक स्टॉर्म खड़ा हो गया। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। बात है 7 नवंबर की। जापान की एक बड़ी पॉलिटिशियन है सनाई ताकाईची। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। अब देखिए, चीन ने सिर्फ नहीं हम इससे सहमत नहीं है कहकर बात खत्म नहीं की। उनका रिएक्शन बहुत तेज और कहना पड़ेगा काफी गुस्से वाला था। उन्होंने इसे सीधा सीधा एक एक्ट ऑफ अग्रेशन कहा और धमकी दी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन चीन का रिएक्शन इतना तीखा क्यों था? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा इतिहास में। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले जापान ने चीन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। उस दौर की कड़वी यादें आज भी चीन के लोगों के जहन में ताज़ा हैं। और फिर जब न्यूक्लियर हमले के बाद जापान ने सरेंडर किया तो चीन ने इसे अपनी एक बड़ी जीत की तरह मनाया। ये वो जख्म है जो आज तक पूरी तरह से भरे नहीं हैं। तो इस पुरानी दुश्मनी के बीच ये ताइवान का कॉम्प्लिकेटेड मामला कहाँ से आ गया? चलिए अब इस पर आते हैं। इस पूरे झगड़े की जड़ है वन चाइना पॉलिसी। अब ये है क्या? ये एक तरह का ग्लोबल अग्रीमेंट है कि भाई दुनिया में चीन सिर्फ एक है और जो मेनलैंड चाइना है, जिसे हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या पीआरसी कहते हैं, वो ताइवान को अपना ही एक हिस्सा, एक प्रांत मानता है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है क्योंकि दो एंटिटीज हैं जो खुद को चाइना कहती हैं। एक पीआरसी यानी मेनलैंड चाइना और दूसरा आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश और यूएन भी सिर्फ एक को ही असली चीन मानते हैं, वो है पीआरसी। और ये मत सोचिए कि ताइवान कोई छोटा मोटा टापू है। नहीं, करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ। उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से भी बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, आज की दुनिया की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सेमीकंडक्टर चिप्स, ताइवान उसका पावर हाउस है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों चीन का खतरा हमेशा इस पर मंडराता रहता है। तो जापान का जो ये बयान था वो सिर्फ ताइवान के लिए नहीं था। असल में इसमें एक बहुत ही बड़ा हिंट छुपा था जापान की अपनी डिफेंस पॉलिसी को लेकर। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद जापान ने कसम खाई थी। उन्होंने शांति का रास्ता चुना और 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स अपनाए। मतलब, ना तो हम न्यूक्लियर हथियार रखेंगे, ना ही बनाएंगे और ना ही किसी और को अपनी जमीन पर लाने देंगे। बिल्कुल साफ। लेकिन ताकाईची का बयान इसी तीसरे नियम पर चोट कर रहा था। इशारा ये था कि शायद जापान ये रूल बदलने को तैयार है। मतलब ये कि वो अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी जमीन पर तैनात होने की इजाज़त दे सकता है। और जाहिर है चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस बयानबाजी का फौरन असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं। सबसे पहला असर पड़ा इकोनॉमी पर। पता है, जापान में हर साल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से आते हैं? चीन से। कोई छोटे मोटे नंबर नहीं, करीब 7.5 लाख लोग हर साल। और जैसे ही ये बयान आया, चीन ने टूरिज्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। रातों रात 5 लाख टिकट कैंसिल हो गए। ये एक सीधा इकोनॉमिक मैसेज था जापान के लिए। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। चीन ने एक्शन भी लिया। उन्होंने अपने कोस्ट गार्ड्स को सेनकाकू आइलैंड्स भेज दिया, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये एक मिलिट्री प्रेशर टैक्टिक थी। और तो और, जापानी फिल्मों की रिलीज पर भी रोक लगा दी। मतलब हर तरफ से घेराबंदी। और इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, अमेरिका। देखिए, अमेरिका और जापान के बीच एक डिफेंस ट्रीटी है। इसका सीधा मतलब है कि जापान पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापान को ये कड़ा रुख अपनाने की हिम्मत अमेरिका से ही मिल रही है, खासकर क्वाड अलायंस के चलते, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है। पुराने रिश्ते बदल रहे हैं, नए और खतरनाक हथियारों की बात हो रही है और सदियों पुरानी दुश्मनी फिर से सिर उठा रही है। तो क्या पैसिफिक में शांति का दौर अब खत्म होने वाला है?